हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और शायद इस बार के प्रीलिम के पहले दिस इज द लास्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम 2024, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि द स्पेस टू गिव यू प्रिपरेटरी एडवाइस फॉर द प्रीलिम 2024, दैट स्पेस वुड बी गॉन। एंड इन द लास्ट 60 days all that you are supposed to do is to focus extremely hard on what you have to do for the prelim। और इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि नाउ दैट यू आर रफली 60 to 70 days अवे फ्रॉम द प्रीलिम ऑफ 2024, और अगर आप एक फर्स्ट टाइमर हैं, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर, देन हाउ शुड योर अप्रोच बी इन दीज लास्ट 60 days? व्हाट आर यू सपोज टू डू? आई एम टोटली अग्रीइंग कि ऑलरेडी आपके पास एक प्लान होगा और आपने प्लान को काफ़ी सोच समझ करके, शायद अपने टीचर से डिस्कस करके, या फिर आप यूट्यूब पे अगर किसी को फॉलो करते हैं तो उनके वीडियोस और उनके मेंटरिंग सेशंस को फॉलो करते हुए आपने अपनी एक लास्ट 60 डेज की प्लान बनाई होगी। बट स्टिल आई थिंक कि ये वीडियो एज अ रिमाइंडर आपके लिए वर्क करेगा कि लास्ट 60 डेज में वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही हमें करनी हैं, और लास्ट में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अब ना करें, तो दैट इज़ मच बेटर फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट। और ये वीडियो खास तौर पे उन फर्स्ट टाइमर के लिए है जो इस बार का प्रीलिम दे रहे हैं, और इस वीडियो के लिए हमेशा की तरह हु इज अ फर्स्ट टाइमर। तो इस वीडियो के लिए फर्स्ट टाइमर दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने कभी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं दिया है, दोज हु हैव नेवर अपीयर्ड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और एक्चुअली 2024 में पहली बार यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे। आप पूरी तरह से एक फर्स्ट टाइमर हैं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप तब भी फर्स्ट टाइमर कहलाएंगे अगर आपने एग्जाम एक बार दिया है और प्रीलिम आपसे नहीं क्लियर हुआ। अगर एग्जाम दिया और प्रीलिम क्लियर किया, मेंस दी, तब आप फर्स्ट टाइमर नहीं हैं और तब शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रीलिम दिया 2023 में, या हो सकता है आपने 2022 में दिया हो, फिर ब्रेक लिया हो, जो भी केस हो, राइट, अगर आपने प्रीलिम दिया है और आपने क्लियर नहीं किया और एक ही अटेम्प्ट ऐसा हुआ है, तो आप फर्स्ट टाइमर हैं। और अगर आप ये दूसरी कैटेगरी वाले फर्स्ट टाइमर हैं, तो थोड़ी डायग्नोसिस कर लो। देर आर 2 months, और अगर आप थोड़ी डायग्नोसिस कर लेंगे तो व्हाट विल डेफिनेटली हैपन कि आपको एग्जैक्टली उन एरियाज पर फोकस करने में आसानी होगी जहां पे फोकस करना जरूरी है, और उन एरियाज पे आप ओवरवर्क करने से बच जाएंगे जहां पर ऑलरेडी आपको एक सर्टेन स्ट्रेंथ मिली हुई है। क्यों उस पर फोकस करना? तो अगर आप ये सेकंड कैटेगरी वाले फर्स्ट टाइमर हैं, तो आप सबसे पहले डायग्नोज कर लो। डायग्नोज करने से मेरा मतलब क्या है कि कौन सी पेपर की वजह से आपका प्रीलिम 2023 नहीं क्लियर हुआ। वो कौन सा पेपर था? वो पेपर क्या जनरल स्टडीज थी, या वो पेपर सी सेट था, या दोनों ही था? अक्सर क्या होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं हमसे कमी हो जाती है। ये सोचना बड़ा थियोरेटिकल होगा कि हम जीएस में बहुत ही अच्छे हो गए थे और सीसेट की वजह से नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिलता हूँ, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो अपने आप को, अगर उनका प्रीलिम नहीं हुआ है, तो वो अपने आप को दोनों ही पार्ट में कहीं ना कहीं डिफिशियंट पाते हैं। इन दी रेट्रोस्पेक्ट जब वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उन्हें लगता है कि 2023 में नहीं होने का रीज़न थोड़ा सा जनरल स्टडीज पे भी था, और रीजन थोड़ा सा सी सेट पे भी था। जब ये डायग्नोसिस हो जाए तो एक लेवल की और डायग्नोसिस आपको करनी चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। व्हाट वेंट रॉन्ग में सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि कौन कौन से एरियाज में मुझे नॉलेज की कमी फील हुई, कि जिस तरह के क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चंस को कायदे से नॉलेज बेस के साथ अप्रोच हम नहीं कर पाए, तो कौन से एरिया में ये आपने ज़्यादा फील किया? क्या ऐसा हिस्ट्री में हो रहा था? क्या ऐसा कल्चर में हो रहा था? क्या ऐसा पॉलिटी में हो रहा था? क्योंकि अब पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी स्पेशलाइज्ड होने लग गए हैं। तो क्या ये इकोनॉमी में हो रहा था? सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि कौन सा वो एरिया था वेयर आई वाज फेसिंग लैक ऑफ नॉलेज। लिस्ट बना लीजिए उसकी कि अच्छा, दीज आर द एरियाज वेयर आई फेस्ड लैक ऑफ नॉलेज। इसी तरह से आप ये देखें कि किस किस एरिया में आप प्रैक्टिस की कमी की वजह से आप परहैप्स
क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर समझ नहीं पाए। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस हम क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। क्वेश्चन कई बहुत अनक्लियर तरीके से लिखे रहते हैं, और ख़ासतौर पे अगर हम 2023 के क्वेश्चन पेपर की बात करें, प्रीलिम की बात करें, तो वहाँ पे rather than asking कि statement 1 and 2 are correct, 1, 2 and 3 are correct, only 1 is correct, यूपीएससी आपसे पूछती है कि आउट ऑफ दीज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि आपको ऑलमोस्ट अनप्रिपेयर्ड कैच करता है। आप इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। और अगर एक दो क्वेश्चन पूछे गए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन इस तरह के काफी सारे थे। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि लास्ट ईयर अगर जिसने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी उसको भी चैलेंज फेस हुआ होगा। अगर किसी ने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी तो आप समझ सकते हैं कि उसके लेवल ऑफ चैलेंज, उसने जो लेवल ऑफ चैलेंज फेस किया होगा वो डेफिनेटली दूसरे लोगों से ज्यादा रहा होगा। तो अपने आप से ये भी पूछ लें। और तीसरा अपने आप से ये भी जरूर पूछें कि क्या ऐसा भी हुआ था कि आई मेड सिली मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत लोग करते हैं, क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ा, आप ऑप्शन कुछ और मीन करते हैं, किसी और चीज को टिक कर दिया, लास्ट मोमेंट पे आप दुविधा में रहते हैं। मोस्टली आप पहले और सही आंसर की तरफ इंक्लाइन रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब हम सर्कल को डार्क करते हैं, गोले को भरते हैं, उस समय लगता है कि नहीं, ये ए तो हो ही नहीं सकता, बी होगा, और आप गलत करके आते हैं। दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक से कम 100 में 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं। बाद में बहुत अफसोस होता है, क्योंकि फॉर लेस देन वन क्वेश्चन आप कट ऑफ में हो सकते हैं या कट ऑफ के पीछे रह सकते हैं। राइट, लेस देन वन क्वेश्चन। अगर कट ऑफ डेसिमल पॉइंट में जा रहा है तो इट सिंपली मीन्स वन थिंग, कि लेस देन वन क्वेश्चन इज इनफ टू डिसाइड योर फेट इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो सिली मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रैक्टिस की कमी की वजह से अगर आप क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाए तो भी दिस इज नॉट एक्सक्यूजेबल, लेकिन आपको ये जरूरी है समझना कि इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग तो व्हाट वेंट रॉन्ग। और अगर ये डायग्नोसिस कर लिया, और ये डायग्नोसिस करना कोई बहुत लंबा चौड़ा मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं होगा, यू सिट डाउन एंड इन 1 to 2 hours टाइम आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं। 1 से 2 घंटे में यू विल बी एबल टू गेट एट द रूट ऑफ द मैटर कि क्या वो इशू है जिसकी वजह से आप लास्ट ईयर प्रीलिम नहीं कर पाए थे। और आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता है, प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। और जब ये जवाब मिल गया तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने रेमेडियल मेजर लिए हैं, या रेमेडियल मेजर नहीं लिए हैं तो वो रेमेडियल मेजर क्या हो सकते हैं। किसी एरिया में अगर मुझे नॉलेज की कमी थी, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी में आप करंट बेस्ड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पिछले साल की बात है। इस साल भी यू हैव गॉट 60 days प्लस टू स्टिल फिल दैट गैप। लेकिन अपने आप से पूछना ये जरूरी होगा कि क्या मैं उतना कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं, जिससे कि वो गैप फिल होता है। अपने आप से पूछे कि उस तरह के क्वेश्चन के सोर्सेज क्या थे। क्या उस तरह के क्वेश्चन के सोर्सेज करंट के कंपाइलेशंस थे, उस तरह के क्वेश्चन के सोर्सेज योजना थी, उस तरह के क्वेश्चन के सोर्सेज क्या थे। और जब आप सोर्सेज पे जाएं तो यू शुड एटलीस्ट गिव अ क्विक रीडिंग टू दैट सोर्स। अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो दिस इज एन अमेजिंग थिंग टू डू। दूसरी बात, ये पूरी दुनिया आपको ये कह रही होगी कि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट का कट ऑफ, फर्स्ट अटेम्प्ट का सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। ये पूरी दुनिया आपको समझा रही होगी। मैंने भी यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे हैं, कई लोग आपको ये कहते आएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स का बहुत कम होता है, और पूरी की पूरी प्रीलिम की लिस्ट में सिर्फ 8% लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर करते हैं। लेकिन मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात क्या है कि ये प्रीलिम की लिस्ट नहीं है, ये फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है। और ये 8% किसी एक साल का डेटा है, ये एवरेज नहीं है। एवरेज इज अराउंड 10%, और एवरेज ये जो 10% है ये फाइनल सिलेक्शन का है। किसी भी साल जब यूपीएससी फाइनल रिजल्ट अपनी पब्लिश करती है, जैसे इस साल 1056 वैकेंसीज हैं, तो आप मान के चलिएगा कि 100+ बच्चे इस बार भी ऐसे होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन
होगा उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑब्वियसली ये नंबर पीटी में थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो पीटी की लिस्ट में जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, पीटी के लिस्ट के फर्स्ट टाइमर्स की संख्या ऑलमोस्ट 14 टू 15% होती है। 85% मैं भी मानता हूं वो लोग होंगे जिनका कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन इससे आपको डिस्करेज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे मान के चलें कि इस बार ऑलमोस्ट 14,000 लोगों का पीटी होने जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी ने 1056 वैकेंसीज अनाउंस की है, तो 14,000 लोगों का प्रीलिम क्लियर होने वाला है। 14,000 लोग जो प्रीलिम क्लियर करेंगे, अगर उसका 15% भी निकाल लें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2,000 लोग ऐसे होने वाले हैं इस बार जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पीटी क्लियर करेंगे। अब अपने आप से ये चीज पूछिए कि आपके हाथ में 60 डेज हैं और अभी तक आप कुछ तो प्रिपरेशन करते हुए आए होंगे। सेल्फ स्टडी से की होगी, थोड़ी गाइडेंस के साथ की होगी, कोचिंग के साथ की होगी, जैसे मर्जी कुछ प्रिपरेशन तो किया है, तभी तो इस वीडियो में आप अभी तक बैठे हुए हैं। अगर वो प्रिपरेशन के बाद 60 डेज का अगर एक क्लियर कट टास्क एजेंडा आपके पास है, आप मुझे बस ये बता दें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 2000 में एक सीट अपने लिए क्लेम नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा नामुमकिन है कि आप 2000 में अपनी जगह नहीं बना पाए। इसलिए आज से भी अगर आप सीरियस हो गए तो यू विल फाइंड अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ दोज पीपल हु क्लियर द प्रीलिम 2024। उसके बाद सिलेक्टिव तरीके से मेंस के लिए पढ़ने के बहुत तरीके हैं, उस पर भी बात हो जाएगी प्रीलिम के बाद। अभी उसको करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में पीटी क्लियर करना तीन चार लिहाज से बहुत जरूरी है। देर आर थ्री फोर थिंग्स। सबसे पहले तो हमेशा हमेशा के लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये जो पहला स्टेज है एग्जाम का, जहां पे एलिमिनेशन का रेट सबसे ज्यादा है, उस फर्स्ट स्टेज को तो हमने मास्टर कर लिया। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि अगर पीटी आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आप लिख करके रख लीजिए कि पीटी आप हर बार क्लियर करेंगे, प्रोवाइडेड बीच में जो अपडेशन और जो रिफाइनमेंट और प्रैक्टिस की जरूरत है वो करते रहें। पीटी एक बार क्लियर कर लिया और उसके बाद फॉर ग्रांटेड ले लिया तो यूपीएससी का कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। फॉर ग्रांटेड अगर आप नहीं लेते हैं और एक बार आपने पीटी क्लियर किया हुआ है तो आप यकीनन हर बार पीटी क्लियर करेंगे, बशर्ते कि आप अपनी तैयारी को अपडेट कर रहे हैं, रिफाइन भी कर रहे हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनका इंपॉर्टेंस सडनली किसी एक साल में आकर के बढ़ जाता है, तो आपको रिफाइन करने की भी उतनी ही जरूरत पड़ेगी। विदाउट रिफाइनिंग इट वोंट बी हैपनिंग। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हर साल नए सिरे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पीटी वाला जो हर्डल है वो हमेशा हमेशा के लिए आपका कंप्लीट, पीटी वाला हर्डल हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से निकल चुका होगा। तीसरी बात यह है कि अगर आप पीटी की अच्छी तैयारी करते हैं और एक कन्विंसिंग मार्जिन के साथ अगर आप अपने पीटी की तैयारी को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक और चीज होती है कि ऑटोमेटिकली आपने मेंस की 70% तैयारी कर ली। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट टू मेक, लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही कह रहा हूं। इसको सब्सटेंशिएट भी कर सकता हूं, इस वीडियो में नहीं, अभी उसका ना तो स्कोप है ना उसकी जरूरत है। लेकिन अगर आपने कायदे से अच्छे सेफ मार्जिन के साथ प्रीलिम को क्लियर कर लिया तो आप मुझसे लिख करके ले लें कि आपकी 70% मेंस की तैयारी हो गई है। बहुत कॉन्जर्वेटिवली सोचना चाहते हैं तो ठीक है, 65% मेंस की तैयारी हो गई है, 35% आप कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन लोगों का आप पर यकीन बढ़ जाता है जो आपके लिए मैटर करते हैं अगर आप अपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर कर लेते हैं। आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, उन सब लोगों का आप पर यकीन बढ़ जाता है। और जब आपको ये लगता है कि इतने सारे लोग मुझको लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, इतने सारे लोगों को यकीन है कि हम इस हर्डल को पार कर लेंगे, आपको भी ये हर्डल आसान लगने लगता है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में वी हैव टू गिव एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स इट टू टेक टू क्लियर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। सो जो भी जरूरत है झोंक दो अपने आप को अगले 60 डेज के लिए, एंड यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ लेट अस सी कि करना क्या है, कैसे करना है वगैरह। थोड़ी सी लेवल ऑफ कंपटीशन की बात कर लें तो इस साल यूपीएससी ने जो वैकेंसीज अनाउंस करी हैं दैट इज 1056। तो यूपीएससी ने 1056 वैकेंसीज अनाउंस करी हैं।
किसी को नहीं पता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन मोर और लेस अगर पिछले साल के डेटा को लें तो लगभग 10 लाख पीपल, 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा। लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल के एवरेज को ले लें तो उसमें से 5 लाख पीपल विल कम टू राइट द एग्जामिनेशन। तो आधे लोग एग्जामिनेशन में नहीं टर्न अप होंगे, बस आधे लोग प्रीलिम देने आएंगे। तो जो कंपटीशन है, न्यूमेरिकल कंपटीशन, वो यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो अगर हम बात करते हैं कि 14,000 लोग इस बार की पीटी क्लियर करेंगे, तो 14,000 लोग जो इस बार की पीटी क्लियर करेंगे तो वो इस 500,000 लोगों में से पीटी क्लियर करेंगे, ना कि इस 10 लाख लोगों में से क्लियर करेंगे। तो सक्सेस परसेंटेज कितना बन जाता है? सक्सेस परसेंटेज बन जाता है 2.8%। अगर आप 10 लाख पीपल के बेसिस पर अगर आप निकालने की कोशिश करें तो क्या होने जा रहा है? आपको लगेगा कि सक्सेस परसेंटेज तो 1.4 है। वो बड़ा ही डिप्रेसिंग परसेंटेज है, जो कि रियल है नहीं, क्योंकि आधे लोग तो एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे। बहुत लोगों को अभी लगता है कि प्रिपरेशन हो जाएगी, कई लोगों ने अभी प्रिपरेशन शुरू किया होगा, और फिर वो 1 महीने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, और एटलीस्ट दिस इज नॉट फॉर मी फॉर दिस ईयर, और वो एग्जाम में नहीं अपीयर होंगे। आप अपीयर होंगे, और सक्सेस परसेंटेज जो है 2.8 है। और अगर आप ऐसे ना देख करके ऐसे देखें तो 14,000 में से कम 2,000 लोग फ्रेशर होंगे, जिनका कि इस बार भी एग्जाम क्लियर हो रहा होगा। 2,000 में एक सीट अपने लिए लाना मुश्किल तो नहीं है, अगर आप ठान लेंगे और अगर आप सही चीजों को अगले 60 डेज प्लस करते रह गए तो आप अपनी जगह बना लेंगे। अब थोड़ा कट ऑफ और अपने टारगेट्स की बात कर लेते हैं। ये कुछ कट ऑफ हैं जो यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं ये 3 कट ऑफ को आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ऑब्वियसली 2022 का ही डेटा अवेलेबल होगा। 2023 का एग्जामिनेशन साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ अभी 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू तो चल ही रहा है, तो ऑब्वियसली अभी इसके कट ऑफ को आने में टाइम है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें अब इस डेटा को, तो 2022 में 88.22, 2022 में 88.22 was the cutoff. Give me 1 second. 88.22 was the cutoff. और अगर 2021 की बात करें, आई एम राइट नाउ फोकसिंग ऑन जनरल कैटेगरी, सो 87.54। 2020 में थोड़ा ज्यादा था, 92.51। फिर थोड़ा सा कम ओबीसी में, थोड़ा और कम एसटी में, थोड़ा और कम आप देखें तो एससी में, तो थोड़ा ज्यादा, सॉरी, थोड़ा ज्यादा एससी में। तो इस तरह से हम कट ऑफ को देखते हैं, राइट। तो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रहा, और ईडब्ल्यूएस में क्या कट ऑफ था, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ये वाला पीडीएफ, सो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। ये हमारे सिविल सर्विस का कट ऑफ है, ठीक है। तो एक चीज जो समझ में आती है कि पिछले 5 साल में जो सबसे हाई कट ऑफ रहा था वो 2018 में और 2019 में रहा था, दैट वाज 98। तो 98 का मतलब क्या हो गया? 49%। आउट ऑफ 200, 49% वाज द कट ऑफ इन दीज 2 years। ये सिविल सर्विस का था। अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो यही कट ऑफ ये बढ़ करके हो जाता है कितना? 103। और ये कब का है? 2022 का है, ठीक है ना। ये 2022 का है और कट ऑफ बढ़ के कितना हो गया? 103। और ये यहां कितना था? ये कट ऑफ था 88.22। तो मतलब क्या कि लगभग 15 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का यहां पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। दैट मीन्स कि 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको करेक्टली सॉल्व करना होगा टू बी इन द लिस्ट फॉर आईएफएस। अगर हम उसके पिछले साल का देखें तो दैट वाज 99.96, दैट वाज ऑलमोस्ट 100। 2021 में सिविल सर्विस का कितना था? 2000 में सिविल सर्विस का था 87.54। तो ऑलमोस्ट आप देखते हैं यहां पे क्या कि 12.5 मार्क्स वहां पे ज्यादा था। तो यही 10 to 15 मार्क्स ज्यादा होते हैं, मोस्टली 15 मार्क्स का आप मार्जिन लेके चलें। तो इन द लाइट ऑफ दीज आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आप सिर्फ सिविल सर्विस के लिए अपियर हो रहे हैं, कीप योर टारगेट अराउंड 50%।
50% सॉलिडली, बिना किसी सिली मिस्टेक के और श्योर तरीके से अगर आप अपने लिए निकाल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर टू हैव, एंड इट विल इंश्योर दैट यू आर इन द लिस्ट फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। अगर हम पिछले कुछ साल के सिलेक्शन कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं तो 50% इज गुड इनफ। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 55% इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग टू अचीव। अगर ये 60% हो जाए तो और भी बेहतर है, प्रोवाइडेड कि अगर क्वेश्चंस थोड़े इजी से हैं तो शायद ये कट ऑफ जंप भी करेगा, तो 55 से अबव आप स्कोर करने की कोशिश करें, सो दैट कि ये टोटली टोटली एक सेफ गेम है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 110 ये किसी को आता है क्या? बहुत लोगों को आता है। 120 प्लस भी कई लोग लेकर आते हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। अब आपका टेस्ट का टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? क्या आज ही आपका स्कोर 100 के आसपास होना चाहिए? और अगर आप आईएफएस के लिए अपियर हो रहे हैं तो क्या आज ही आपका स्कोर 110 के आसपास होना चाहिए? नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर है तो इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है मुझे आपसे, है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी है तो आपका स्कोर अगर मार्च में अभी 15 डेज बचे हुए हैं, तो अगर मार्च में आपका स्कोर 85 प्लस जा रहा है तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 80 प्लस भी आप मार्च में हैं और आपको पता है कि अप्रैल और मई के महीने में मुझे क्या करना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बी टोटली श्योर अबाउट इट। ये मार्क्स अप्रैल में मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए 95 प्लस हो जाए। कैसे होगा? क्या सिर्फ टेस्ट पे को अपियर कर करके होगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ टेस्ट को अपियर करके नहीं होने वाला है। टेस्ट के साथ साथ कुछ और चीजें करनी होंगी, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। और मई के महीने में आते आते ये स्कोर अगर आप 100 टच करा के ले गए, तो फिर पीटी के बाद हम और आप बैठ करके मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बिकॉज यू वुड हैव डन एन अमेजिंग जॉब एंड आई विल बी वेरी प्राउड टू हैव यू ऑन माय चैनल, ट्रस्ट मी। सो ये आपका स्कोर का रेंज रहना चाहिए। इसमें माइनस माइनस 5 भी आप करके चल सकते हैं। अगर मार्च में आप 80 पे हैं तो आप बहुत सेफ हैं। दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी कहे कि फर्स्ट टाइमर को बहुत मुश्किल होती है ये वगैरह, आप बिल्कुल उसको नहीं सुनिए, क्योंकि वो आप पे नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर 85 का स्कोर मार्च में नहीं भी आ रहा है, बट इफ यू आर एट 75, इवन दैट इज अ वेरी गुड स्कोर टू हैव इन द मंथ ऑफ मार्च। यहां से आप बिल्ड करके अपने आप को, कट ऑफ पॉइंट को बड़े आराम से आप क्रॉस करा सकते हैं। तो इसलिए 75 पे भी यू डू नॉट हैव टू फील एट ऑल डिसहार्टेंड। जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह के डिसहार्टेनमेंट की। फिर अप्रैल में यही स्कोर को आप बढ़ा करके 10 मार्क्स और ले जाएं। अगर आज आप 75 पे, 85 पे आप ले जाएं, मई में अपने आप ये स्कोर 95 के रेंज में चला जाएगा, विच इज अ वेरी सेफ स्कोर टू हैव। और मैं मान के चलता हूं कि मोर और लेस, अगर आप किसी बहुत अनरियलिस्टिक टेस्ट को नहीं फेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टेस्ट सीरीज के नाम पर ऐसे ऐसे भयंकर टेस्ट हैं जिनका यूपीएससी के डिफिकल्टी लेवल से कोई वास्ता नहीं है। मैं नाम लेना अभी बेहतर नहीं समझूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारे टेस्ट जानबूझ करके इतने टफ बनाए जाते हैं कि आपको ये इंप्रेशन जाए कि ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो टेस्ट सीरीज बस वो एक कह लीजिए कि एकेडमिक टीम के रेंज को शो करने का एक जरिया हो जाता है। यूपीएससी का जो एक्चुअल लेवल है वो बड़ा रीजनेबल लेवल है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत इजी। बहुत इजी तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर बहुत इजी होता ही तो कट ऑफ 50% के नीचे साल दर साल नहीं जाता। लेकिन एट द सेम टाइम क्या बहुत डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपका स्कोर, जो टारगेटेड स्कोर है, वो 125 प्लस है। जहां तक हम 50% की बात करें तो मैं नहीं मानता कि बहुत डिफिकल्ट है। आप चैलेंज को जानते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को जानते हैं, तो आप ये तरीका निकाल ही लेंगे कि कैसे 50% वाले बैरियर को हम क्रॉस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टारगेट स्कोर की। अब हम आते हैं कि प्रिपेयर्डनेस, प्रीलिम को प्रिपेयर करने के लिए इस लेवल पे, प्रिपेयर्डनेस के लेवल पे हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले बट ऑब्वियस है कि एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस तो चाहिए ही। जो तैयारी का जो एकेडमिक पहलू है वो तो बिल्कुल चाहिए। साथ ही साथ कुछ स्किल्स भी हैं जो हमें डेवलप करने होंगे इस साल के प्रीलिम के लिए, जो आपको डेवलप करने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत जरूरी है।
टेस्ट सॉल्व करना उतना ही जरूरी है। तो ये एक अलग डायमेंशन है प्रिपेयर्डनेस का। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, आपके पास एग्जैक्टली एक टेम्पलेट होना चाहिए कि कितने टाइम में पर डे क्या करना है और उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। और माने ना माने, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को भी हमें बैलेंस में रखना है। अदरवाइज प्रीलिम जैसे जैसे पास आएगी, शायद फिजिकल और इमोशनल हेल्थ हमें सपोर्ट नहीं करता नजर आएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी सैड थिंग टू हैपन। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एकेडमिक पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, विच इज द बिगेस्ट पिलर ऑफ प्रिपेयर्डनेस। हमारे प्रिपेयर्डनेस का सबसे बड़ा पिलर वही है। हम लोग सबसे पहले जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करते हैं। जीएस के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जीएस के सारे एरिया इक्वली इंपॉर्टेंट आप मान के चलें। दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो क्या होती है कि कुछ एरियाज जिनको कि हम मान के चलते हैं कि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ऑल इट सडन उनसे आने वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है। व्हाट इज आवर बेस्ट एग्जांपल? लास्ट ईयर so many questions came from medieval India. Similarly, a couple of questions from international relations. So these kind of surprises UPSC will always throw at you. ये अब आप पर है कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आजकल मैं एक डेंजरस ट्रेंड देखता क्या हूँ कि लोगों को अब ऐसा यकीन हो चला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूपीएससी कैन रिवर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन जस्ट एक चुटकी बजा करके, ठीक है। तो हम अगर यूपीएससी के प्रिडिक्शन गेम में ना पड़े तो हम अपने प्रिपरेशन को ही बचाएंगे, और अगर हम प्रिडिक्शन गेम में पड़ गए तो इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क गेम। एंड आई डू नॉट सी एनी नीड कि जब हमारे पास टाइम है तो why should we play that high risk game at all? तो ऑल एरियाज आर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो मोर और लेस इंडियन पॉलिटी आपको 15 क्वेश्चंस दे ही देता है। फिर अगर आप हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो 15 टू 18 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 22 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 23 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और ज्योग्राफी को एक साथ ले लें तो 23 24 क्वेश्चंस आ जाएंगे, दोनों को कंबाइन करके, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हर एरिया से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। हाँ ठीक है, साइंसेस का और साइंस एंड टेक का प्रोपोर्शन उतना नहीं है। लाइक वहां से 10-12 क्वेश्चन आ जाएं तो काफ़ी है, बाकी करंट के बैकवर्ड लिंकेजेस वगैरह पे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, करेक्ट। तो इसलिए ये समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे एरिया को हमें अच्छे से कवर करके तो जाना ही है। आप मोर और लेस ये मान के चलें कि किसी भी एरिया को अगर आपने स्टेप मदरली ट्रीट किया, उसके साथ आपने थोड़ा भी सौतेला व्यवहार रखा, इट कैन कम बैक टू हॉन्ट यू इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन हॉल। डोंट लेट दैट हैपन। आज से भी आपके पास इतना टाइम है। लोग आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी की पिक्चर दिखा रहे होंगे, लेकिन उतनी भी अर्जेंसी का पिक्चर आपके सामने नहीं होना चाहिए कि आप सिलेबस के लिखे हुए एरियाज को आप नेग्लेक्ट करके जाएं। तो दैट इज वन। किसी भी एरिया में आपको एक सिंगल बेस्ट सोर्स फॉलो करना है, और ये वो सोर्स होगा जो ऑलरेडी आप अभी तक करते आए हैं। एट दिस पॉइंट कोई भी नया सोर्स आप मत ऐड करें। एक टेम्पटेशन होती है कि हम किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमने वो कोचिंग अटेंड की है, मोर और लेस पूरे साल तक हम उसके साथ काफ़ी जुड़े हुए रहे, उसको पढ़ा भी। अब अचानक से कोई एक बहुत छोटा सा कंपाइलेशन आ जाता है मार्केट में और हमको लगता है कि नाउ वी शुड चेंज आवर रिसोर्स। सिमिलरली कोई ऐसा बूस्टर आ जाता है, कुछ और कुछ नाम बहुत सारे हो सकते हैं, विच प्रॉमिस यू कि आपको 10 दिन में, 5 दिन में ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, 50 पेज में कवर हो जाएगा, 100 पेज में कवर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बैकफायर इफ यू अबैंडन योर कोर रिसोर्स राइट नाउ। डू नॉट चेंज योर कोर रिसोर्स। उसके बाद अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात करें कि पिछले 10 साल में जिस तरह से वेटेज दिया गया है, तो कुछ एरियाज को आप पहले करें, कुछ एरिया को थोड़ा बाद के लिए रखें। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज की बात करें और हर कुछ को आपको 2 बार करना है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, प्रीलिम के सिलेबस में यही लैंग्वेज यूज हुआ है। तो इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट को आप सबसे पहले मास्टर कर लीजिए, बिकॉज फॉर लास्ट 10 ईयर्स अगर कुछ नहीं बदला है तो वो यही एक चीज नहीं बदली है कि इस एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट एरिया है वो एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज है।
और ये एरिया बड़ा डाइसी है, समझने में आसान है, लेकिन जो चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप उठा करके देख लीजिए। अगर इस एरिया से 18 क्वेश्चंस आते हैं तो जो आसानी से समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट हैं वहां से मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेस्ट ऑफ देम आर लार्जली बेस्ड ऑन करंट, लेकिन वो करंट को इस तरीके से बैकवर्ड लिंकेज पे जोड़ते हैं कि आपको करंट के साथ साथ कोर कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो आई थिंक दिस शुड बी योर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। आप इस सीक्वेंस में अपने तैयारी को लेकर के चल सकते हैं। एट दिस पॉइंट आपको इस इमोशन से बाहर निकलना होगा कि ये एरिया मुझे बहुत आसान लग रहा है और ये एरिया मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, और डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए या तो पहले कर लें या बिल्कुल आखिर में करेंगे, या आसान लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर लेंगे। वो अब इस स्टेज में नहीं चलने वाला, तो प्लीज उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस पे आ जाएं। इसके क्वेश्चन इंक्रीजिंगली टेक्निकल होते जा रहे हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी की स्टडी करनी होगी। आई होप कि आपने जहां से भी तैयारी की होगी, या तो बुक से तैयारी की है या फिर अपने कोचिंग के साथ तैयारी की है, दोनों को कंबाइन करके की है, जो भी आपके पास मटेरियल है जिसको अब तक आप पढ़ते आए हैं उसको और भी अच्छे से पढ़ लें। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या इतना काफ़ी होगा? इतना बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा, लेकिन जो बच गया, जो आपके नॉलेज में, आपके कॉन्सेप्ट में जो गैप्स क्रिएट हो गए, वो गैप्स अब आप टेस्ट के थ्रू फिल करेंगे। क्योंकि अगर ये गैप्स हैं तो वो गैप्स टेस्ट में ऑब्वियस हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके गलत होने वाले हैं। लेकिन अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपके नॉलेज में जितने गैप थे वो गैप आप ग्रेजुअली टेस्ट और PYQ लगा करके आराम से फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ऐसे हर टेस्ट या PYQ के एक्सरसाइज के बाद एक्सप्लेनेशन को काफ़ी आराम से टाइम देते हुए पढ़ें, तो वो गैप आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ जाएं। अगर आप करना चाहें तो इसको एनवायरनमेंट के साथ भी कर ले, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा है। और लास्ट में आप जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी करें। जनरल साइंस के क्वेश्चन, प्योर जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन व्हाट? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन टेक्नोलॉजी, एंड देयर इज अ बायस टुवर्ड्स करंट। लेकिन करंट कभी भी रॉ करंट नहीं पूछते, इवेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अभी जो हुआ है उसके बैकवर्ड लिंकेज पे ले जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए कोर कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फाइंड योरसेल्फ स्टक देयर ऑल्सो। तो एक बार हम लोग प्रायोरिटी को देख लें कि हम इकोनॉमी से शुरू करें, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को उसके बाद लगाएं, फिर इंडियन पॉलिटी पर आए, फिर हम हिस्ट्री पर आए, फिर ज्योग्राफी, फिर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आए। अब हम करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में अगर आप एक चीज देखें तो सबसे पहले क्या है कि प्रीलिम में जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है करंट इवेंट्स। ठीक है, और वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल के करंट इवेंट्स का मेंशन आता है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस में एक चीज बहुत क्लियर है, और वो ये क्लियर है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट ऑन इवेंट, बट उससे जुड़ी हुई जो एकेडमिक चीजें हैं जो इकोनॉमी के डोमेन में जाके गिरेंगी, या पॉलिटी के डोमेन में गिरेंगी, या साइंस टेक के डोमेन में गिरेंगी, या इन्वायरमेंट के डोमेन में गिरेंगी, तो वो उस डोमेन के उस टॉपिक को जनरली टच करने की कोशिश करते हैं। सो करंट मोस्ट ऑफ द टाइम डज नॉट गिव यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट करंट एक्ट्स एज अ ट्रिगर टू आस्क यू समथिंग फ्रॉम द कोर एरिया। तो करंट के इस बैकवर्ड लिंकेज को आप जरूर से अप्रिसिएट करिएगा। सेल्फ नोट्स अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो उसको लेकर के कहीं कोई डिफिशिएंट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मंथली मैगजीन का अच्छा कंपाइलेशन है, एंड आई होप कि मंथली मैगजीन को आपने कम से कम एक बार पढ़ा भी है, दैट विल बी इनफ। गो फॉर मंथली मैगजीन रादर देन ईयरली कंपाइलेशन। ईयरली कंपाइलेशन टेंड टू गिव यू अ शॉर्ट अकाउंट, मंथली मैगजीन्स आर मोर डिटेल्ड। एंड बिकॉज यूपीएससी में एक ट्रेंड देखा गया है कि अगर डायरेक्ट इवेंट से भी पूछते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट से नहीं पूछते हैं, वो मेजर इवेंट के लेकिन फाइनल पॉइंट्स को वो पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है कि मेजर इशू, बट दे आर लुकिंग फॉर फाइनर अंडरस्टैंडिंग, और वो फाइनर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सर्टेन डिटेल में जा करके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप कंपाइलेशन से ही पढ़ रहे हैं तो मंथली कंपाइलेशन से पढ़ें, ना कि सालाना कंपाइलेशन से। और साथ ही साथ करंट में आप कुछ हिडन टॉपिक्स को भी जरूर से कवर कर लें। प्रीलिम में कब आपसे पूछ लिया जाए, यू नेवर नो। इंटरनेशनल रिलेशन जितने मेजर डेवलपमेंट हुए हैं
जितनी मेजर इनिशिएटिव्स हुई हैं, ट्रीटीज हुई हैं, जहां पे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो भी, जहां इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो भी। फिर टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी तो एज सच मेंशन ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेबस हमारा जनरल साइंस मेंशन करता है, टेक्नोलॉजी नहीं मेंशन करता। तो टेक्नोलॉजी, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, खासतौर पे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के अगर कोई नया इनिशिएटिव, कोई नया फ्रेमवर्क, कोई नया इंटरनेशनल ट्रीटी, कुछ नए गाइडलाइंस वगैरह, और साथ ही साथ इसको लेकर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेशन है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए रीसेंट इनिशिएटिव, इससे जुड़े हुए रीसेंट टास्क फोर्सेस, इससे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री में, ऑल ऑफ दोज यू रियली नीड टू नो। और फिर एग्रीकल्चर, धीरे धीरे एग्रीकल्चर साइंस के अंदर, इकोलॉजी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर घुसता जा रहा है। हर साल एग्रीकल्चर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। ओके, तो इतना कुछ आपको करंट में जो हिडन एरिया है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और सिर्फ जीएस करके किसी का भी प्रीलिम नहीं क्लियर होता है, तो इसलिए इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप की एरियाज पे भी उतना ही ध्यान देने जा रहे हैं। और अगर हम की एरियाज की बात करें तो सी सेट के की एरियाज होंगे रीजनिंग, क्वांट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तीनों एरिया पे आप सबसे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। और आप फोकस कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले तो अपने आप को कॉन्सेप्चुअली और स्किल में थरो करेंगे। अगर ऑलरेडी आप अच्छे हैं तो ग्रांटेड मत लीजिए, प्रैक्टिस में लगे रहिए। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अभी तक आपको कोई क्लास कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। देन प्रैक्टिस योर एक्वायर्ड स्किल। और कैसे करें? तो कम से कम पिछले 10 साल के, ठीक है, कम से कम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आप जरूर से सॉल्व कर रहे होंगे। मिनिमम लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू आप डेफिनेटली सॉल्व कर रहे होंगे, और 2 बार सॉल्व करेंगे तब जाकर के वो स्मूथनेस आएगी जो आप चाहते हैं। तो ये हो गई एकेडमिक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन की। अब हम बात करेंगे स्किल्स की, ठीक है। अब अगर स्किल की बात की जाए तो जो सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरी स्किल है वो है इफेक्टिव एंड फास्ट रिवीजन की। एंड दैट कम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ फोकस, अ लिटिल बिट ऑफ आइसोलेशन। क्योंकि अब ये मानो या ना मानो, आपके पास बहुत कुछ है रिवाइज करने के लिए, और अगर आप उसको इफेक्टिव और स्पीडी तरीके से नहीं रिवाइज कर रहे हैं तो यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी वेरी इन अ प्रॉब्लमैटिक स्पॉट। सो आपको अब अपने रिवीजन को स्पीड अप करना है, बट स्पीड अप नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। दूसरी बात क्या है कि आपको टाइम बॉक्स करना पड़ेगा। टाइम बॉक्स का मतलब है कि आप हर रोज एक टाइम कमिट करेंगे एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, लाइक 9 to 11:30 आई हैव टू डू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम दिस सोर्स, बिकम एज स्पेसिफिक एज यू कैन बी। वो आपको इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। आपके पास कम से कम 1 वीक का टाइम बॉक्स शेड्यूल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्राइडे को दोपहर में 3 बजे से लेकर के 5:30 तक आप क्या करने जा रहे हैं, टू दैट लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी। क्या करने जा रहे हैं, कहां से करने जा रहे हैं। इट इज नॉट इनफ टू से कि हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी करने जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी समथिंग इन्वायरमेंटल इकोलॉजी फ्रॉम दिस सोर्स, तब जाकर के वो बात बनती है। सो प्रैक्टिस टाइम बॉक्सिंग। आप टेस्ट तो सॉल्व कर ही रहे होंगे, लर्न टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारा स्कोर लूज आउट करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा स्कोर लूज आउट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, और जहां पर लेस देन वन क्वेश्चन कैन डिसाइड वेदर यू आर क्लियरिंग द प्रीलिम और नॉट, दिस विल बी अ वेरी वेरी costly mistakes to commit. Next is, whenever you are solving, always underline the key word, key operators of the question, so that कि अगर आप चाहें भी तो आपसे वहां पे मिस्टेक ना हो। मिस्टेक वहां हो सकती है where you do not have knowledge, बट मिस्टेक वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहां पर आपको नॉलेज है, थोड़ा भी नॉलेज है। और तब आती है स्पीड के साथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी विद स्पीड इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर सीसैट ऑल्सो। विदाउट दैट इट विल बी हार्ड टू गेट द क्वालिफाइंग स्कोर इन सीसैट। एंड देन जब आप पढ़ रहे हैं
तो एक क्वेश्चन को एक टाइम पे सोचने की प्रैक्टिस डेवलप करिए। ऑफन टाइम व्हाट हैपेंस कि हम क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे होते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि अरे उसका तो ये पढ़ा था ना, वो तो किया था ना टेस्ट में और वो ही होना चाहिए। बट दैट इज समथिंग दैट कैन मेस अप योर क्वेश्चन नंबर 20 ऑल्सो। इसलिए जब आप कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन को एट अ टाइम करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट थिंग इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। इतने सारे लोग आपको ऑलरेडी बता चुके होंगे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा न्यूमेरिकली बता दूं कि ये आपको 10 to 12 क्वेश्चन का एज देता है जो पीवाईक्यू है। तो इसलिए पीवाईक्यू को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दैट मीन्स एवरी ईयर 20 to 24 मार्क्स कैन बी ट्रेस्ड टू पीवाईक्यू प्रोवाइडेड यू हैव डन इट वेल। हाउ मेनी ईयर्स? आइडियल है 15 ईयर्स। ठीक है, अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आइडियल इज 15 ईयर्स, लेकिन अगर नहीं किया है तो क्या 15 ईयर्स फिर भी? आंसर इज नो। इन दैट केस व्हाट यू शुड डू, यू शुड फोकस ऑन 10 ईयर्स। दैट इज प्रीलिम ऑफ 2014 से लेकर के प्रीलिम ऑफ 2023 तक आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और पीवाईक्यू जब भी सॉल्व करें तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पीवाईक्यू के साथ उसका एक्सप्लेनर लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्सप्लेनर आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक्सप्लेनर आपको उसका करेक्ट आंसर भी बताएगा, एक्सप्लेन भी करेगा। और जब आप उस एक्सप्लेनर को पढ़िएगा तो फिर आप ये क्लियर कर पाएंगे कि ये गैप था और वो गैप अब फिल हो गया है। सोल्यूशन देखें, रीड द एक्सप्लेनर्स टू फिल द गैप्स एंड द लास्ट 3 years, that is 21, 22 and 23. Read every question at least twice. Pay attention even to the options and statements, right? Read every question carefully, then pay attention to the options and try to know a little bit of things about those options and statement also, and develop basic understanding on them as well. If possible, take somebody's help. अगर कोई है जिसके पास इतना टाइम है तो जो आपको हेल्प कर सके उस रिसर्च में कि अच्छा ये स्टेटमेंट है, ये की टर्म है इस स्टेटमेंट में, इस पे भी थोड़ा जानने की जरूरत है, तो टेक समबडीज हेल्प। एंड डेफिनेटली लास्ट 3 साल का आपको 2 बार सॉल्व तो करना ही है, राइट? फिर हम आ जाते हैं टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस। सो टेस्ट आर इक्वली वाइटल एज द पीवाईक्यू, वाइटल पिलर। एंड इन 60 days जीएस में ट्राई टू सॉल्व 1200 टेस्ट क्वेश्चंस। व्हाट विल इट मीन? 12 पेपर्स आपको लेना है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। होल लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज प्रॉमिस यू 30 टेस्ट पेपर्स, 40 टेस्ट पेपर्स। कर लिया है तो ठीक है, लेकिन इन 60 days में ट्राई टू सॉल्व ओनली 1200 क्वेश्चंस, राइट? बट कोशिश करो कि यू आर डूइंग इट ट्वाइस, दैट विल गिव यू अ मच लॉन्गर रिटेंशन। ये टेक्निक आप ट्राई करके देखिएगा। दिस हैज बीन वर्किंग फॉर माय स्टूडेंट्स ईयर आफ्टर ईयर। तो इसलिए आप भी ट्राई करके देख सकते हैं कि रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट, लेकिन आप जब टेस्ट को पिक करेंगे तो दोज टेस्ट पेपर शुड बी वेरी क्लोजली अलाइन टू व्हाट द यूपीएससी इज डिमांडिंग। उसके बाद इसको आप सॉल्व करते हैं। व्हाट डज इट मीन? आप 40 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन के साथ आप उसका एक्सप्लेनर भी पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनर जब आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे गैप्स, नॉलेज गैप्स फिल होते रहेंगे। 40 क्वेश्चंस को आप 30 डेज में करेंगे, दीज 1200 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डन। फिर से आप सेकेंड साइकिल में आप उनको करेंगे। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन ये थीम रिपीट होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये थीम रिपीट होंगे, पीवाईक्यू के थीम रिपीट होंगे, और आप जो पढ़ के गए हैं अपने कवरेज के थ्रू वहां से क्वेश्चन आएंगे। क्या ये सब मिला करके 50% क्रॉस हो सकता है? बड़े आराम से आप क्रॉस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू डू इट। इट इज सिंपल टू डू इट बट इट इज नॉट इजी, बहुत डिसिप्लिन लगता है। ऑलवेज फोकस ऑन ऑगमेंटेशन, की जो नहीं पता था टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो ऑगमेंट हो रहा है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, दैट विल मीन कि क्वालिटी ऑफ हाउ यू आर अप्रोचिंग द टेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मेनी टेस्ट यू आर attempting. And apart from that, you also have to keep in mind कि हम टेस्ट की भी क्वालिटी को असेस करें कि हम जो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं दे आर वेरी क्लोजली अलाइन टू जनरल स्टडीज ऑफ द यूपीएससी। अगर वहां पे सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू योर सीनियर, टॉक टू योर मेंटर, जो कि आपको एक
अनबायस्ड रिव्यू दे सकते हैं कि ये टेस्ट पेपर कर लो, विच इज वेरी क्लोज टू यूपीएससी लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एंड डू नॉट इमोशनली रिएक्ट टू द स्कोर। स्कोर अच्छा आया, डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट। स्कोर बुरा आया, डोंट बिकम डिप्रेस्ड। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी दिन अच्छा स्कोर आएगा, किसी दिन अच्छा स्कोर नहीं आएगा। इट इज डायरेक्टली को रिलेटेड टू कि आपने क्या पढ़ा था, राइट। हो सकता है कि जो चीजें टेस्ट में पूछी गई आपने नहीं पढ़ा था, सो व्हाट, आप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और आप उसको ऑगमेंट करेंगे। जब तक एक, कह लो कि एक डिस्टेंस आप नहीं मेंटेन करके रखते हैं, जब तक कि आप अपने माइंड को स्ट्रांग करके नहीं रखते हैं और आप हर रिजल्ट के साथ इमोशनली रिएक्ट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। ओके, तो मेक श्योर कि आप स्कोर को लेकर के इमोशनली नहीं रिएक्ट कर रहे हो। सीसेट में ट्राई टू सॉल्व 640 क्वेश्चंस, दैट इज 8 पेपर्स, दैट इज 20 क्वेश्चंस पर डे। फोकस ऑन क्वालिटी एज यूजुअल, quality over quantity. Get very good quality question papers rather than just anything, and do not emotionally react to it. Then comes time division. If you can do more, it is okay, but do not go in the range of 15 hours, 16 hours. If you are doing 12 hours a day, but all the days which are available from today till the date of prelim, I mean the day before the prelim, if all the days you are putting in 12 hours of high quality, that is safe enough to take you where you are supposed to be. Okay. सो उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने रेस्ट ऑफ द ईयर को ठीक ठाक यूज किया है। अगर लगता है कि ज्यादा बैकलॉग है तो इसको 1 घंटे आप बढ़ा सकते हैं। मैंने जो टाइम स्प्लिट दिया है वो 12 आवर को कंसिडर करते हुए दिया है। 12 आवर ऑफ स्टडी, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 + 1, 7 कंटिन्यूअस एट नाइट, 1 during the daytime, that should ideally be your nap, and then 1 hour for your body and mind, at least 40 minutes of light physical exercise. Until you have done it, you won't know how much it impacts your memory, understanding, and focus. So you have to move 40 minutes a day to be at the peak of your mental performance. I keep saying this to my students, and many students they follow and they report to me कि हाँ इसका फायदा तो हो ही रहा है। देन 20 मिनट्स टू मेडिटेट। सारे लोगों को मेडिटेशन नहीं आती, मुझे भी नहीं आती मेडिटेशन, बट एटलीस्ट आई फोकस ऑन माई ब्रीदिंग। इसी बहाने ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई और इसी बहाने थोड़ा सा मैंने माइंड को फोकस करना भी सीख लिया। द मोर यू डू इट, 10 days में, 15 days में, you will see your focus being much better, your problem solving ability being much better. So I would highly recommend कि आप ये ट्राई करके देखो। मेडिटेशन नहीं आती है तो कहीं कोई सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और थोड़ी थोड़ी देर पर ये फोकस ब्रेक होगा, अगेन ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रीदिंग। दैट इज हाउ इट इनिशियली इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग, धीरे धीरे you will learn how to bring your focus back, and that is more than enough. Even though your prelim is very close, keep 1 hour for social interaction. Be in touch with your parents, be in touch with your close friends, be in touch with your teachers, be in touch with those friends who are also preparing, be in touch with people in general. And preferably अगर एक दो लोगों से फेस टू फेस आपका कांटेक्ट हो तो वो और भी अच्छा है। And then keep 2 hours for your day-to-day activities. This is just a range. You can play with this range with about 10% flexibility. But if you are consistent, it will progress your preparation very, very well. Now comes how to manage your 12 hours of studies. So GS को मैंने 2 सेगमेंट में बांटा है। सबसे पहला जो हमारा 3 सेगमेंट है, लेकिन पहले हम मेजर सेगमेंट की बात कर लें। सबसे पहला सेगमेंट है 2.5 आवर्स का। इसमें सबसे पहले आप इंडियन इकोनॉमी आप उठाएंगे, और जब इंडियन पॉलिटी फिनिश हो जाए तब आप इंडियन इकोनॉमी फिनिश हो जाए तब आप इंडियन पॉलिटी इस वाले सेगमेंट में लेंगे। सो ये सेगमेंट टॉपिक 1 इकोनॉमी और टॉपिक 3 पॉलिटी के लिए डेडिकेटेड है। कितने दिनों में करना है? 15 डेज में आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए। वाई? क्योंकि 60 डेज में मैं चाहता हूं कि हर एरिया कम से कम आप 2 बार और पढ़ के जाएं। वो तभी होगा जब हर एरिया को आप 30 डेज में रिवाइज कर पाएंगे। तो इकोनॉमी को आप 15 डेज दें, 2.5 आवर्स। आपके पास जो भी मटेरियल है, ट्राई टू गो थ्रू दिस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को गिव इट 2.5 आवर्स। सो 15 डेज में ये, 15 डेज में ये फिनिश होना चाहिए, प्रोवाइडेड यू हैव डन इट। अगर कोई कवर करने की कोशिश कर रहा है और पूछे कि 15 डेज में होगा, कभी नहीं होगा। बट अगर आप कवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं, कोर फैक्ट्स कहीं ना कहीं आधे
आधे लेवल पे आपके माइंड में ऑलरेडी है, तब आप ये काम कर सकते हैं। फिर आता है जीएस का सेगमेंट 2। सेगमेंट 2.5 आवर्स का है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी दें आप पहले 15 डेज में इसको वाइंड अप करें, और फिर इस सेगमेंट में आप हिस्ट्री को यूज करें। बड़ा एरिया है इसलिए। सेगमेंट 3 2 आवर्स का रहेगा, तो 2.5 2.5 5 प्लस 2 इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को करें, फिर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करें। सो एक महीने में ये भी कंप्लीट हो गया। तो एक महीने में 6 फाउंडेशनल एरिया आपके कंप्लीट हो गए बाई डिवोटिंग 7 आवर्स अ डे। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये नहीं होगा। मैं एक बहुत हार्श बात आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने पूरी तरह से चीजों को कवर नहीं किया है, और कवर करके एक बार रिवाइज नहीं किया है। इसलिए अगर आपके पास ये प्रॉपर कवरेज है, और कवरेज के साथ साथ अगर एक बार भी आपने गो थ्रू किया है और आपने कॉम्पैक्ट नोट्स बनाए हैं, तो 15 डेज में कवर होता है। ओके, सो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि डुएबल तो है, प्रोवाइडेड आपने साल का जो हिस्सा बीत चुका है, अगर साल के उस हिस्से में आपने जो चीजें करनी थी वो की हैं तो। फिर हम आते हैं करंट इवेंट्स पे। गिव इट 2 आवर्स, राइट, एंड देन सीसेट अनदर 2 आवर्स, राइट। तो अगर हम ऐसे देखें तो 6 आवर्स तो यहां हो गए, और 2.5 यहां पे है, और 2.5 यहां पे है। तो बेसिकली 6 प्लस 5 11 आवर्स तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है हमें। और इस 11 आवर्स के बाद 1 आवर शुड बी डेडिकेटेड टू अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। 1 आवर, तो जैसे आज हमने जीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो अगले दिन हम क्या करने जा रहे हैं? सीसेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ में बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ये बचपन से हमें बताया जाता है। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ रिमाइंड करने का है। कोशिश करिए कि देर इज लाइट एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग एवरी डे। मेडिटेशन या ब्रीदिंग प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स यू आर डूइंग एवरी डे, एंड देन ट्राई टू बी इन सिंक विद द सन साइकिल। इट मीन्स बी अ डे टाइम पर्सन। आप चाहे कितना भी नाइट टाइम में अपनी एफिशिएंसी को बेहतरीन कर लें, एग्जामिनेशन के सारे स्टेजेस डे टाइम में होना है। इसलिए फिजिकली your body and your mind has to be at its peak during the daytime. अगर आप कहते हैं कि रात में आई हैव ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, आपके लिए यूपीएससी रात में प्रीलिम नहीं कराएगी, यूपीएससी रात में इंटरव्यू नहीं कराएगी। यू हैव टू बी अ पर्सन जो ये कह सके कि डे टाइम में आई एम एट माई पीक। सो स्लोली आपको वो करना पड़ेगा। और प्रीलिम 2 सिटिंग का एग्जाम होगा, डे टाइम का है, इट गोज विदाउट सेइंग। सो अभी से भी आप अपने रिदम को, सर्केडियन रिदम को ठीक करने की कोशिश करिए, एंड ट्राई टू अलाइन योरसेल्फ टू सन्स साइकिल। दैट विल बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन माइंड की बात करें तो बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। एग्जाम बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड टर्न लेगा, और एग्जाम के पहले भी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, उस समय इन्वायरमेंट की वरी आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। एंड वाइल यू आर डूइंग इट, यू स्टे काम, कनेक्ट विद द पीपल, मिनिमाइज द स्क्रीन टाइम, राइट। हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आजकल करने लगे हैं। एंड इंसुलेट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जो लोग आपको डराने का काम करते हैं, उनसे थोड़ा सा अब आप बच के रहें, बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू थिंक मोर पॉजिटिवली एंड कम आउट ऑफ व्हाट इफ, फोमो एंड शुड हैव थॉट्स। अगर ये पूछ लिया तो क्या होगा, अगर इतने साल में नहीं पूछा है तो अब भी नहीं पूछेंगे, तो व्हाट इफ से आगे निकल जाइए। फोमो, द मोमेंट सम मटेरियल कम्स विच सेज कि 100 पेज में पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको कंडेंस करके दे रहे हैं, इसको नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वो फोमो से भी बाहर निकलिए, और शुड हैव से भी बाहर निकलिए कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, नहीं किया, कोई बात नहीं, 60 डेज में हम क्या कर सकते हैं। ऑलवेज आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, राइट। एंड देन इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, क्रिएट टाइम टू प्रे। इट गिव्स यू a lot of mental strength. देर आर अ फ्यू थिंग्स जो नहीं करना, देख लो। अगर अभी भी मेंस के लिए कुछ पढ़ रहे हो, या किसी कोचिंग में जा रहे हो जहां पे मेंस के लिए कुछ पढ़ाया जा रहा है, फॉर गॉड सेक स्टॉप अटेंडिंग दोज क्लासेस।
Answer writing, this will be a criminal thing to do at this point of time. Even though आपने पहले prelim clear भी कर लिया, although ये वीडियो उनके लिए था ही नहीं, लेकिन अगर आपने prelim clear भी कर लिया है और अभी भी आंसर राइटिंग में लगे हुए हो, for God's sake don't do it. Do not adopt multiple sources. It will waste your time. There will be lot of duplication. Solicit advice from everyone कि भाई political तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, right? Don't do that. Books are the same. How well you do from those resources, that is what will differentiate you from others. न्यूज़पेपर प्लीज अभी मत पढ़ो, अगर पढ़ने की आदत भी है तो बस एक काइंड ऑफ लाइट रीडिंग लगा लो, डोंट मेक नोट्स एंड ऑल. कोई भी नई बुक और समरी अभी आप नहीं यूज करेंगे. एंड डू नॉट वॉच एनीथिंग बियॉन्ड अ पॉइंट. मैं नहीं कह रहा कि जस्ट अनइंस्टॉल यूट्यूब और इंस्टा फ्रॉम योर फोन, बट सेट अ टाइमर कि नॉट मोर देन 20 minutes, नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट अ थिंग आई एम वॉचिंग. उस तरह का एक टाइमर आप लगा दो, so that you know exactly when to plug out. You try doing these things. Like I earlier said, कि prelim 2024 के पहले, perhaps this is my last strategy video, but I'm going to make at least one more video on do's and don'ts of examination hall, but that will come in the month of May. So what should keep you going for the next 60 days? It is encapsulated very well in this video. I hope you have gotten some insight into how to manage your next 60 days in this video. I wish all of you the very best, and I hope and pray all of you clear the prelim and write 2024 mains. All the best, everyone. Goodbye.